हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 26 जून और देख लेते हैं आज के सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। वीरेंद्र राम यानी सीए व उसके सहयोगी ने कमीशन लेकर वीरेंद्र राम की काली कमाई को सफ़ेद बनाया। अलग अलग नामों से और कई फर्जी पैन और आधार कार्ड है ताराचंद के पास। सीए मुकेश मित्तल के पास पहुंचती है वीरेंद्र राम द्वारा टेंडर प्रक्रिया में वसूली गई रकम। ताराचंद के फर्जी आधार व पैन का इस्तेमाल करने के बदले एंट्री ऑपरेटर उसे भी देते थे कमीशन। भाटिया और ताराचंद को न्यायिक हिरासत में पेश किया गया। गिरफ्तार हवाला कारोबारी राम प्रकाश भाटिया ताराचंद को रविवार को कोर्ट में पेश करते हुए ईडी ने दोनों के लिए 6 दिनों की रिमांड मांगी। हालांकि कोर्ट ने रिमांड पर सुनवाई की तिथि 26 जून तय करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया। राम प्रकाश ईडी ने दिल्ली से लाकर रांची में गिरफ्तार किया था, जबकि ताराचंद को रांची में गिरफ्तार किया था। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर से आज होगी पूछताछ, ईडी ने बुलाया। प्रवक्ता निदेशालय जेल में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के मिल रही सुविधाओं सहित सीसीटीवी के मुद्दे पर बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर से पूछताछ करेगा। इसके लिए ईडी ने उन्हें 26 जून को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। ईडी को सूचना मिली थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों ने जेल में जश्न मनाया है। इसकी जांच के लिए ईडी ने जेल से सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। ईडी कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद सीसीटीवी फुटेज ईडी को देने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक ईडी को सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है। वहीं पिछले दिनों मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को एक दूसरे से रात में मिलने की सूचना के मद्देनजर ईडी ने कोर्ट को अनुमति से जेल में छापा मारकर सीसीटीवी फुटेज जब्त किया। फुटेज की जांच से इसकी पुष्टि हुई कि पावर ब्रोकर के रूप में चिन्हित प्रेम प्रकाश ने जेल में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के मुलाकात की थी। रात को दोनों की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली थी। छवि रंजन ने ईडी को बताया था कि प्रेम प्रकाश खुद मिलने आया था। जेल अधीक्षक से इस सिलसिले में भी पूछताछ की जानी थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये सारे डिटेल दिए गए हैं कि कितना पैसा का क्या फर्जी हुआ है, सारे फर्जी दस्तावेज का उपयोग करके ये सब किया गया है। इसको भी डिस्कस कर देते हैं कि वीरेंद्र राम की काली कमाई को 0.2 से 0.75% कमीशन लेकर सफ़ेद किया गया। इस काम में सीए मुकेश मित्तल, नीरज मित्तल, राम प्रकाश भाटिया और ताराचंद सहित अन्य लोग शामिल हैं। जांच में इसकी पुष्टि हुई है कि ताराचंद के पास और फर्जी पैन व आधार कार्ड। ईडी पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में अभियुक्तों को पेश करते हुए यह जानकारी दी है। ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जांच के पहले चरण में ताराचंद के पास 3 फर्जी आधार और पैन कार्ड मिले थे। इन फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर 3 कंपनियां खोली गई और वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम के खाता नंबर ये दिया गया है में 4 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। जांच के दौरान ताराचंद के पास सचिन गुप्ता के अलावा बिट्ट कुमार गर्ग के नाम पर भी फर्जी आधार व पैन कार्ड मिला है। ताराचंद के पास सचिन गुप्ता के नाम पर चौथी फर्जी पैन कार्ड जिसका नंबर ये है मिला है। ताराचंद के पास बिट्ट कुमार के नाम पर मिले फर्जी आधार का नंबर भी है और परमानेंट अकाउंट नंबर भी ये दिया गया है। ताराचंद ने ब्लैक मनी को हाइड करने की बात कबूली है। तो ये था पूरा मामला। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी वंदना भारती पर कार्रवाई। जमीन से संबंधित कार्यों गड़बड़ी करने आरोप राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर वंदना भारती पर विभागीय कार्रवाई चलाई जाएगी। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी किया है। वह अभी रांची में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। यह मामला तब का है जब वंदना भारती धनबाद के गोविंदपुर में अंचल अधिकारी के पद पर थी।
उन पर जमीन के नामांतरण वादों के निष्पादन में सरकारी हितों के प्रतिकूल काम करने, राजस्व कार्यों के निष्पादन में गंभीर अनियमितता बरतने, अवैध रूप से ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने और बाद में कुछ जमाबंदी को नियम विरुद्ध ऑनलाइन डिलीट करने व व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने तथा निजी स्वार्थ के लिए विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप है। श्रीमती भारती से आरोपों पर 15 दिनों के अंदर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। सेवानिवृत्त आईएएस अरविंद कुमार को विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। गोविंदपुर में सीईओ रहते हुए, मतलब ये जो गड़बड़ी सब हुई है उस समय किया गया था, तो उस पर कार्रवाई की गई है। ठीक है, इस पर जो है वो आईएएस अरविंद कुमार को इसका विभागीय कार्रवाई करने का पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वंदे भारत ट्रेन का तीसरा ट्रायल भी सफल, कल होगा उद्घाटन। डीआरएम ने रांची स्टेशन का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। रविवार को बरही से रांची की ओर आती वंदे भारत एक्सप्रेस, यह देख सकते हैं। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का तीसरा ट्रायल रन रविवार को हुआ। ट्रेन पटना से सुबह 7 बजे रवाना हुई और गया, कोडरमा, हजारीबाग, बड़काखाना ऐसे करते हुए 12:48 बजे रांची पहुंची। रांची स्टेशन पर 20 मिनट रुकने के बाद ट्रेन दोपहर 1:20 में पटना के लिए रवाना हुई। डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने बताया कि ट्रेन का तीसरा ट्रायल भी सफल रहा। उन्होंने ट्रेन के उद्घाटन को लेकर अधिकारियों के साथ रांची रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म 1 पर बन रहे पंडाल मंच, ट्रेन की पटरी के बीच किए जा रहे रंग रोगान व सफाई को लेकर कई निर्देश दिए। डीआरएम ने कहा कि उद्घाटन कार्यक्रम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद व विधायक को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। 27 जून को ट्रेन का ऑनलाइन उद्घाटन भोपाल से प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे करेंगे। उक्त ट्रेन का मेसरा प्रस्थान सुबह 10:52 पर बजे, बरकाखाना प्रस्थान सुबह 11:50। इसी तरह होते हुए रांची से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन जो है 28 जून से मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन चलेगी। बड़काखाना स्टेशन से पहले बोगी का शीशा टूटा, पथराव से इनकार। तो ये जो था, कई लोग बोल रहे हैं कि पथराव से इनकार है, ये अफवाह है, लेकिन शीशा जो टूटा है उस पर भी पता लगाया जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। कुछ लोग अफवाह बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं पथराव हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अंजुमन इस्लामिया में सांसद को बुलाने पर अध्यक्ष से भिड़े सचिव। अंजुमन इस्लामिया के अंदर चल रहा विवाद रविवार को खुलकर सामने आ गया। अस्पताल में ओपीडी के लेआउट को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान ही अंजुमन के अध्यक्ष मुख्ता और सचिव डॉक्टर तारिक हुसैन आपस में भिड़ गए। विवाद बढ़ने पर कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। दरअसल इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद संजय सेठ को आमंत्रित किया गया था। सांसद श्री सेठ इस कार्यक्रम के दौरान अपने फंड से ओपीडी के लिए राशि देने वाले थे। संस्था के अध्यक्ष की ओर से सांसद और आमंत्रण दिया गया था। सचिव ने इसका खुलकर विरोध किया, जिसकी वजह से दोनों के बीच कार्यक्रम के दौरान ही बहस शुरू हो गई। हालांकि जब सांसद को विवाद की सूचना मिली तो उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। इस मामले को लेकर अंजुमन के अध्यक्ष ने कहा, हम अस्पताल की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सचिव गलत आरोप लगा रहे हैं कि यह काम चोरी छिपे हो रहा है, जबकि हमारी ओर से इसकी सूचना सभी को दे दी गई थी। बावजूद इस काम में जानबूझकर अड़ंगा लगाया जा रहा है। मुझ पर भाजपाई होने का आरोप लगा है, लेकिन इस अस्पताल के विकास के लिए हमें किसी के पास जाना पड़े तो उससे हम गुरेज नहीं हैं। अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सचिव कमेटी पर तानाशाही करना चाह रहे हैं। अध्यक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके विकास के लिए निर्णय ले सकते हैं। उधर सचिव डॉक्टर हुसैन ने आरोप लगाया कि अंजुमन के अध्यक्ष बिना किसी को सूचना दिए यह काम कर रहे थे, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। हमारा विरोध किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं था, जबकि कोई भी कार्य जा रहा था तो इसकी सूचना सभी लोगों के पास होनी चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने बात कही तो दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। आगे देखते हैं क्या होता है।
आज नशा मुक्ति दिवस है, लेकिन झारखंड के युवा जो है और उन तक ये नशा जो है वो खुलेआम पहुंच रहा है। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजों तक ये नशा पहुंचाया जा रहा है। जो नशा के कारोबारी है वो अपनी कमाई के चलते हमारे झारखंड के युवाओं का भविष्य जो है वो चौपट कर रहे हैं, और इनका जो कारोबार है वो दूसरे राज्यों से भी जुड़ा हुआ है, और बेधड़ल्ले से अफीम की खेती हो रही है और इनका कारोबार जो है वो खुलेआम चल रहा है। तो इस पर जो है हमें आगे आना चाहिए, सभी को इसके खिलाफ जो है लड़ना चाहिए। सरकार को भी इसके खिलाफ जो है कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो आगे आने वाले समय में ये युवा जो है इसके इतने आदी हो जाएंगे कि इसके बिना उनका जीवन ही नहीं चल पाएगा, और इसके वजह से कई परिवार जो है वो टूट रहे हैं, नशे में लोग लगे हुए हैं, आत्महत्या तक कर रहे हैं, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके अपना रहे हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए हर एक को आगे आना ही होगा। कई सारे केस भी दर्ज किए गए हैं पिछले साल और इस साल को मिलाकर, 2 जनवरी 2022 से 23 तक का देखें तो रांची में कुल 47 केस, जमशेदपुर में 63, हजारीबाग में 34 केसेस सामने आए हैं, जिसमें कि कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, कई सारी चीज़ें जब्त भी की गई हैं। रांची में गांजा जो है 990 किलो, ड्रग्स 26 किलो, अफीम 17.90 किलो। तो इसी तरह से हर क्षेत्र से जमशेदपुर में गांजा 136 किलो, ब्राउन शुगर 533 किलो, गांजा 116 किलो, टैबलेट 140 किलो। हजारीबाग की बात करें तो यहाँ गांजा 300 साढ़े 300 किलो, अफीम जो है, डोगा जो है, ब्राउन शुगर, ऐसे कई सारे नशे के पदार्थ जो है वो जब्त किए गए हैं। तो इस पर जो है सभी को मिलकर काम करना होगा। आगे देखते हैं कि सरकार इस पर क्या कड़े कदम उठाती है। और विभिन्न जिलों में होती है अफीम की खेती। अगर झारखंड की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में खुलेआम खेती हो रही है, जैसे कि चोरी छिपे, चतरा हो गया, खूंटी, रांची, हजारीबाग, लातेहार, चाईबासा, पलामू, गढ़वा आदि जिलों में खेती की जाती है। इस कारोबार में स्थानीय लोगों के अलावा उग्रवादी व नक्सली संगठन का भी हाथ रहता है। हर साल पुलिस प्रशासन की ओर से अफीम की खेती को नष्ट भी किया जाता है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे इसकी खेती हो रही है, और इसके बावजूद यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान तक के तस्कर झारखंड अफीम की बड़ी खेप ले जाते हैं, और ये कारोबार जो है चल रहा है। तो इसे जड़ से मिटाने की ज़रूरत है। झारखंड में सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तभी जाकर ये जड़ से ख़त्म हो पाएगा। अब आगे आने वाले समय में देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या होता है। डायन बिसारी के शक में पूरे परिवार पर हमला, 1 की मौत, 3 घायल। बांकुड़ा में टकराए 2 मालगाड़ियां, कई ट्रेन जो है इससे रुक गई, नहीं चल पाए, प्रभावित रही। सेनवियल जो श्रीवास्तव, इसके खिलाफ लगातार जो है शिकायत आ रही है। 70,000 की स्कूटी 37,800 में देने का वादा कर गुमला की महिला से भी धोखाधड़ी किया है। लैपटॉप, बाइक, स्कूटी व घर निर्माण के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोपी सेनविल श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब गुमला के बसिया की महिला जाफेता सोरेंग ने भी सदर थाना में शिकायत की है। कहा है कि स्कूटी के लिए उनके साथ 9 महिलाओं से चूटी निमटाण निवासी सेनविल श्रीवास्तव की कंपनी इस ट्रूजोन एडुटेक सर्विसेज OPL प्राइवेट लिमिटेड रांची को 6 नवंबर 2018 और 5 फरवरी 2019 को 9 लोगों ने पैसे भेजे थे। इनमें रोज प्रभा मिंज, प्रवील क्रिकेटा, इमनेंसिया होरो, ऊषा प्रभा क्रिकेटा, रोज रीटा लकड़ा, जाफेता सोरेंग, मारिया गोरिटिंग, इसी तरह से कई लोगों ने कुल 37,800 रुपये सभी ने दिए, तो कुल 3,40,200 रुपये दिए। लेकिन 4-5 साल गुजर गए, इसके बाद भी किसी को स्कूटी नहीं मिली, ना ही किसी को पैसे लौटाए गए। इसी तरह से कई सारे लोगों ने अपने अपने बात कहे हैं। ठीक है, आगे आने वाले समय देखते हैं क्या होता है। अरे हाँ, यहाँ पे सेनविल श्रीवास्तव ने कहा कि मेरे 27 करोड़ बकाया, मैंने फादर को नोटिस भेजा है, ये बोला।
वहीं फादर ने बोला कि सैमुअल श्रीवास्तव ने मेरे इमेज व क्रेडिबिलिटी का फायदा उठाया है। फादर नोवेल जॉर्ज ने यह भी बताया। राज्य के संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों को अलग करनी होगी इंटरमीडिएट की पढ़ाई। राज्य के अंगीभूत कॉलेजों के बाद अब संबद्धता प्राप्त व अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेजों में भी इंटर की पढ़ाई बंद हो सकती है। राज्य के अधिकतर डिग्री कॉलेजों ने इंटर की पढ़ाई अलग नहीं की है, जबकि इंटर की पढ़ाई के लिए अलग से भवन समेत अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। कॉलेजों में एक भी कैंपस और भवन में डिग्री व इंटर दोनों की कक्षाएं चलती हैं। नई शिक्षा नीति के तहत डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं होनी है। इसी प्रावधान के अनुरूप अंगीभूत कॉलेजों में सरकार ने इंटर की पढ़ाई बंद करा दी है। डिग्री कॉलेजों में भी अंगीभूत कॉलेजों की व्यवस्था के अनुरूप इंटर की पढ़ाई होती है। अब ऐसे में इन कॉलेजों की पढ़ाई को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है। राज्य में 21 संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई होती है। इन कॉलेजों ने इंटर की पढ़ाई के लिए मान्यता नहीं ली है। ऐसे में कॉलेजों को अब इंटर की कक्षाएं संचालन के लिए अलग से मान्यता लेनी होगी। कॉलेजों द्वारा बिना मान्यता के विद्यार्थियों का नामांकन लेने की स्थिति में भविष्य में विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी होने पर इसकी जिम्मेदारी संबंधित कॉलेज की होगी। इंटर कॉलेज के लिए 1 एकड़ जमीन का ठीक है, इंटर कॉलेज के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2 और सरकारी क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कॉलेज के लिए अलग से भवन बनाना होगा। इंटर कॉलेज के लिए अलग से शासी निकाय का गठन करना होगा। प्राचार्य से लेकर शिक्षक और कर्मचारी की नियुक्ति भी करनी होगी। इसके बाद ही संबंधित कॉलेज को इंटर कॉलेज के रूप में मान्यता मिल पाएगी। यह है प्रावधान। नई शिक्षा नीति में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई को एक साथ रखा गया है, जबकि कॉलेजों में इंटर की 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होती है। नई शिक्षा नीति इंटर कॉलेज की 9वीं से पढ़ाई शुरू होती है। पढ़ाई शुरू करने का कॉलेजों का नाम बदलने की तैयारी हो रही है। जिन कॉलेजों में डिग्री व इंटर की पढ़ाई एक साथ हो रही है वहां इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं क्या होता है। ये था आज का हमारा न्यूज़ सेशन। आई होप सारे न्यूज़ आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। सारे इंपॉर्टेंट जो है मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।